नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने देखा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस के कुछ फॉर्मूलों की हमने डिस्कशन किया था और उसके कुछ रिस्पेक्ट क्वेश्चन भी देखे थे, हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। उससे पहले हमने जो है वो मेजरमेंट्स देखे थे और हमने फिजिकल वर्ड को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो लेते हैं त्रुटियाँ, या जिसे हम एरर्स कहते हैं। आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपके काफ़ी हॉट टॉपिक्स में से एक है और यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ की ज़्यादा है। तो आप उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न आता है उसको आप करने की 100% कोशिश करेंगे। तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा समझते हैं, त्रुटियाँ क्या होती हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए या किसी भी चीज़ को तोलने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। जैसे आपको कहा कि भाई आपको मास निकालना है, तो किसी भी चीज़ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए या उस चीज़ का हम वजन ज्ञात करने के लिए एक भौतिक तुला का उपयोग करते हैं। उस भौतिक तुले में हम कुछ रेफरेंस के तौर पर बाट रखते हैं। 1 किलो का रख लिया, 2 किलो का रख लिया, 5 किलो का रख लिया। तो उन बाट के लिए हम 1 किलो का बाट रखकर कुछ सामग्री तुलवाते हैं। उस सामग्री को देखते हैं, जब दोनों वो बराबर हो जाते हैं तो हमने ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास 1 किलो जो है वो वजन आ गया या 1 किलो कोई सामग्री आ गई। ठीक उसी तरह से सपोज मेरे को इस मार्कर की या इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो मेरे पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा। वो रेफरेंस स्टैंडर्ड मेरे पास होगा इंच टेप। तो उस टेप से इसको नापता हूँ तो सपोज मेरे पास इसकी लेंथ आती है 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की लेंथ को जब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने 15 सेंटीमीटर नाप लिया है तो वो मेरा मापित मान होगा। किसके रिस्पेक्ट? उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के। लेकिन कहा जाता है कि ये जो आपने 15 सेंटीमीटर उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से मापा है ये गलत है, इसमें त्रुटि है। तो वो त्रुटि कैसे हुई, उसी के लिए ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो वो त्रुटि किस तरह से हो सकती है, क्यों हो सकती है, तो उस त्रुटि के पीछे रीजन है। एक तो हम जो है वो प्रेक्षण लेते समय, इसका मापन करते समय अगर सावधानी ना बरतें तो तय है वो त्रुटि होगी। दूसरी, उपकरण, जिस उपकरण से आप नाप रहे हो, सपोज जिस इंची टेप से आपने नापा उसमें कुछ जो सेंटीमीटर के लिए, इंचेज के लिए, फीट के लिए, मीटर के लिए जो भी कुछ साइन बना रखे हैं, वहां पर चिन्ह बना रखे हैं, उनमें से कोई अगर वहां से किसी कारण से हट गया तो आपके लिए वो त्रुटि हो जाएगी। और ऐसा कोई भौतिकी में उपकरण नहीं है जो त्रुटि रहित हो, यानी त्रुटि सब में होती है। तो भाई जब त्रुटि सब में होती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर ही प्राप्त होती है। तो 15 सेंटीमीटर लेंथ कैसे आई उसको देखने के लिए हमारे फिजिक्स में दो तरह की परिभाषाएं बन जाती है। एक होती है वास्तविक मान और दूसरा होता है मापित मान। तो वास्तविक मान में हमारे जो है वो ये बात आती है कि भाई आपने जो इस पेन की लेंथ नापनी है तो आप जो इंची टेप रेफरेंस काम लेते हो उसको आपने यहाँ से यहाँ तक एक बार नाप लिया, फिर उसी टाइम पर आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, फिर उसी टाइम पर आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया और उसी टाइम आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया। ऐसे करके आपने 10-12 प्रेक्षण ले लिए और उन सब 10-12 प्रेक्षण का आपने माध्य निकाल लिया। अब जो माध्य मान आएगा, यानी जितने बार आप नापोगे त्रुटि की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएगी। अर्थात हमारे पास एक परिभाषा आ जाती है कि हम जितने अधिक प्रेक्षण लेते हैं त्रुटि की संभावना ही उतनी कम हो जाती है और जितने कम हम प्रेक्षण लेंगे त्रुटि की संभावना ही उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जितने कम प्रेक्षण लिए हमने वो हमारे कहलाएंगे मापित मान, और जितने ज्यादा हमने प्रेक्षण लेकर उसका मध्य मान जो ज्ञात किया वो आपके हो जाता है वास्तविक मान। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपने कक्षा 12 में और कक्षा 11 में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फिजिक्स में, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो आपके पास जिसमें आपने
बार बार एक ही चीज के लिए, जैसे आप विभव मापी के लिए बात करते हो, विभव मापी में भी आपने उस कार के ऊपर एक ही बार में बार बार आपने प्रेक्षण लेके देखे। क्यों लेके देखे? ताकि आपके पास लिस्ट काउंट एरर जो है उसके लिए आपके पास जो, ये से कह सकते हैं कि जो अल्पतमांक की जो कारण से जो कमी आ रही है, अल्पतमांक के कारण से जो त्रुटि आ रही है, उसका मान आप मध्य मान लेकर कम से कम कर सकें। आपने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो आपके दिमाग में आई होगी कि यार हमारे को एक कोई दोलक है, उसका आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल तो हम एक ही बार में निकाल सकते हैं, फिर हमारे से सर जो है वो 20 बार ये एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहे हैं? तो उसके पीछे जो रीजन था वो यही था, त्रुटि को कम करने के लिए, उसकी वास्तविक मान अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए। तो आप उसी त्रुटि के दो चार चीजों को आप आज डिस्कस करेंगे। उसमें से अब सबसे पहले जो त्रुटि आती है वो त्रुटि कहलाती है आपका एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि, या इसको हम कह सकते हैं परम त्रुटि। अंग्रेजी में इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये क्या होती है भाई? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब आपने अभी देखा है कि भाई वास्तविक मान क्या होते हैं? वास्तविक मान वे होते हैं जिनको हम बार बार फ्रैक्शन लेकर उनका मध्य मान जो निकालते हैं वो वास्तविक मान है। और मापित मान क्या हो गया? एक ही बार में इसकी जो लेंथ आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस से जो लेंथ आपने एक ही बार में मेजर की है वो लेंथ आपकी हो गई मापित मान। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लेते हैं किस तरह से निकलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक मान की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना कोई आपने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में आपने कुछ n फ्रैक्शन लिए, तो माना किसी प्रयोग में n फ्रैक्शन लिए जाते हैं, तो वास्तविक मान कैसा निकलेगा उसका? n प्रयोग लिए फ्रैक्शन लेंगे तो वास्तविक मान कैसे निकलेगा बच्चों उसका? तो n फ्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं पहले तो हमारे को वो दिखाने हैं। तो n फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले n फ्रैक्शन देख लेते हैं। n फ्रैक्शन हो गया आपके पास, सपोज x1 लिया आपने, फिर x2 लिया आपने, फिर x3 लिया एंड सो ऑन, आपने xn तक फ्रैक्शन लिए। ये n फ्रैक्शन की आपके संख्याएं हैं। फिर हम इसका वास्तविक मान निकालते हैं। तो वास्तविक मान क्या होता है? अभी आपको बताया कि आप बार बार जो फ्रैक्शन लेके उनका जो माध्य लोगे वही आपका वास्तविक मान होगा। तो जिसको मैं xn मिडल के लिए या माध्य के लिए मेरे पास m आया है, xm मीन के लिए, या इसको मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू सभी राशियों को जोड़कर सभी राशियों की संख्या का भाग लगाना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 एंड सो ऑन xn बटा कितने फ्रैक्शन थे? तो यहां से हमारे को वास्तविक मान का पता चल जाएगा कि भाई वास्तविक मान क्या है। अब आगे हमारी निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि की परिभाषा में क्या है? मापित मान। तो आपके पास निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि बराबर सूत्र है आपके पास वास्तविक मान माइनस मापित। वास्तविक मान कितना है? xm या x, और मापित मान कितने हैं? x1 x2 x3 अप टू xn। तो वास्तविक मान माइनस
मापित मान करने के लिए निरपेक्ष त्रुटि का सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम डेल्टा एक्स। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। यहाँ डेल्टा जो यूज हुआ है इसका मतलब है अंतर। तो डेल्टा x1 के लिए मान क्या निकालूंगा, वास्तविक मान मेरे पास आया x, मापित मान मेरे पास आया x। तो पहला जो निरपेक्ष त्रुटि आती है पहले फ्रैक्शन के लिए वो है x माइनस x2। ठीक उसी तरह से डेल्टा x2 इज इक्वल टू वास्तविक मान x माइनस मापित मान x2। इसी तरह से मैं बात करूं तो डेल्टा x n के लिए तो मध्य मान कितना है, अभी भी x है, और मापित मान कितना है x n। इस तरह से हम निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस निरपेक्ष त्रुटि से आगे हम पढ़ते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इस निरपेक्ष त्रुटि से आगे हम पढ़ते हैं माध्य निरपेक्ष। जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी माध्य निरपेक्ष। ये क्या हो सकती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी हम देखते हैं डेल्टा x बराबर। अब डेल्टा x बराबर क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि का ही माध्य, यानी ये जो राशि आपने निकाली x1 x2 x3 xn इन्हीं का ही माध्य आपको। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां से जब आप ये मान ज्ञात करेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ वैल्यूज ऋणात्मक भी प्राप्त हो, तो उस चीज को हम दूर करने के लिए यहां हम मोड भी लगाएंगे। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा xn बटा कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो बटा n। ये आती है आपके पास माध्य निरपेक्ष। इसके बाद में नंबर 3 पर जो पढ़ा जाता है वो है सापेक्ष त्रुटि। जिसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। या इसको फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं, या इसको हम फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं। तो भाई इसका मान क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि होती है आपके पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा x, यानी जो आपने यहां से जो फाइंड किया है माध्य निरपेक्ष त्रुटि उसका मान, और यहां से जो आपने फाइंड किया है वास्तविक मान यानी इसका माध्य, उसका मान आप यहां लिख सकते हैं। या इसको आप डायरेक्ट कहें तो इसको आप क्या कहेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य। और नंबर 4 प्रतिशत। और आपको यहाँ परसेंटेज एरर भी बोलते हैं इसको। आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ, प्रतिशत त्रुटि जो है आजकल के कंपटीशन एग्जाम में से यहीं से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, इसी पर ही ज्यादा प्रॉब्लम बनाई जा रही है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, सीधा सा याद रखना है, सापेक्ष त्रुटि गुणा जो भी आएगा आपके पास वही आपका आंसर होगा, यानी डेल्टा x बटा x इंटू 100। तो वही आपके पास ये मुख्य रूप से ये जो 4 त्रुटियां आई है इनसे ही अपन अपने आगे वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके ऊपर एक अपन
एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं त्रुटियों का। तो प्रश्न दे रखा है कि एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक आपको कुछ प्राप्त होता है। किसी ने निकालना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो पहली रीडिंग उसके पास आई 1.29, फिर आया उसके पास 1.33, 1.34, अब तो आपके पास 1.33 तक कुछ ये वैल्यूज प्राप्त हुई। तो हमारे को इस प्रश्न में माध्य त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालकर बतानी है। ये एग्जांपल आपके जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग पीछे जो फॉर्मूले सीख के आए हो आपकी एक बार उसके लिए प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद में हम उसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पानी का अपवर्तन। जो आप पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसके लिए आपके पास कुछ रीडिंग्स आई हैं, उसका माध्य ले लीजिए। तो माध्य लिखने के लिए आप क्या करेंगे? म्यू, अपवर्तनांक अपन म्यू से लिखते हैं, बार लगा दीजिए माध्य के लिए। माध्य का सूत्र हम जानते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले दे रखा 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। भाग किसका लगेगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग हो गया, राशियों की संख्या आपके पास n बराबर 8। तो जब आप इनको जोड़कर सरल करेंगे तो आपके पास माध्य अपवर्तनांक आएगा 1. चलिए जी, हमारे पास एक मान आया और अपन पीछे का रिकॉल करें तो ये हमारे पास एक वास्तविक मान प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में देखते हैं, पहला तो हुआ माध्य त्रुटि आपके पास आई 1.33। अब हम देखते हैं कि भाई निरपेक्ष त्रुटि हमारे को कितनी मिलती है। अब निरपेक्ष सूत्र आपको पता है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक कितना आया? 1.33। मापित कितना है? 1.29, 1.33, 1.34 एंड सो ऑन। तो हम इसमें से वास्तविक मान में से मापित मान को घटाएंगे और इस निरपेक्ष त्रुटि को हम लिखेंगे कैसे? तो मैं इसको लिख देता हूँ डेल्टा म्यू की फॉर्म में। तो डेल्टा म्यू कितने मान हैं? n मान। डेल्टा म्यू 1 इज इक्वल टू वास्तविक मान। वास्तविक मान आपके पास आता है म्यू बार माइनस मापित मान जो आपके पास दे रखे हैं वो कितने हैं? n। ये हो जाएगा आपके पास म्यू। यहाँ चाहो तो यहाँ से म्यू हटा सकते, म्यू नहीं बनेगा। यहाँ अपने को ये जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है इसके अकॉर्डिंग हमारे को मान रखने हैं और हमारे को कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ कैलकुलेशन इसकी करनी है। तो सबसे पहले डेल्टा म्यू 1 के लिए मान निकाल लेते हैं। डेल्टा म्यू 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा म्यू 1 के लिए वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आनी चाहिए? मध्य मान माइनस मापित मान। मध्य मान माइनस ऊपर कर दिया गया वास्तविक माइनस मापित। तो आगे देखते हैं। तो इसका मध्य मान हमारे पास कितना मिला? 1.33। 1.33 माइनस मापित मान कितना है? 1.29। जब इसको अपन सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0.04। ठीक इसी तरह से डेल्टा म्यू 2 के लिए बात करें तो
म्यू बार की वैल्यू है हमारे पास जो ऑलवेज यही रहेगी इस प्रश्न में 1.33 माइनस 1.33 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 म्यू 3 का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू 3 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.34। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, छोटे में से बड़ा गया तो माइनस, मैं यहाँ इसको प्लस ले लेता हूँ, तो माइनस 0.01 डेल्टा म्यू 4 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.35 इज इक्वल टू प्लस का 0.01 डेल्टा म्यू 5 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.32 कितना बचा, माइनस का 0.01। इसी तरह से म्यू 6 की बात करें तो 1.33 माइनस 1.36 माइनस के 0.03 डेल्टा म्यू 7 1.33 माइनस 1.30 इक्वल टू कितना बचा, तो प्लस का 0.03। म्यू 8 की बात करें इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.33 तो 0.00। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से कुछ ये वैल्यूज़ आई हैं और ये वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, तो अब यहाँ से हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालेंगे। तो अब रिकॉल कीजिए, आपने अभी फॉर्मूला क्या देखा था, तो उस फॉर्मूले में आपने ये देखा था कि यहाँ से अपन जो डेल्टा एक्स जो निकालते थे, यानी डेल्टा म्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा म्यू इज इक्वल टू इन सभी का योग और ऊपर इनके मोड। तो डेल्टा म्यू 1 के मोड, ताकि ये जो ऋणात्मक राशियां आ रही है वो भी धनात्मक हो जाए, प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस, इसको आप यहीं तक लिख लीजिए, डेल्टा म्यू 8 बटा कुल राशियां कितनी हैं 8। वो देखने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको मैं वापस लिख लेता हूँ। डेल्टा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 डेल्टा म्यू 8, टोटल कितनी है 8। अब हम इन सभी के एक बार मान रख लेते हैं। तो जब आप मान रखेंगे तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 एंड प्लस 0.00 बट्टा 8 का 8। अब इन सभी राशियों का आप योग करेंगे और बट्टा 8 करेंगे तो आपको राशि जो है वो लगभग मिलेगी। वैसे तो ये योग करने के बाद में 0.14 आएगा, उसके अंदर आप बट्टा करेंगे 8 तो आपको राशि जो मिलेगी
वो मिलेगी आपको 0.0175, 0.0175। अब इस राशि में हम इसका राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ का मतलब इसको पूर्णांकित कर देते हैं, तो हमारे पास 0.0175 का राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो मिलेगा 0.02। तो यहां से आपके पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाती है। अब आगे दे रखा आपको सापेक्ष त्रुटि, तो चलिए सापेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। तो आगे बात करते हैं सापेक्ष त्रुटि की। तो सापेक्ष त्रुटि में जो है वो निकलेगा आपके पास प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके लिए मैं लगा देता हूँ प्लस माइनस, सूत्र आपको रिकॉल करें तो आपके पास था डेल्टा एक्स बटा एक्स, यानी डेल्टा एक्स आपके पास क्या निकला ये, यानी कि आपके पास क्या आया, यहाँ आप डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे म्यू से और एक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे भी म्यू से। तो यहाँ आपके पास ये क्या आया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य त्रुटि या माध्य मान। चलिए ये कितना मान है आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद में 0.02, और वो मान आपके पास म्यू वाला कितना आया हुआ था 1.33। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.015, ये मेरे पास आई सापेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट क्या पूछा हमारे को, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि आप सभी जानते हो सापेक्ष त्रुटि गुणा 100। तो सापेक्ष त्रुटि आपके पास कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा म्यू बटा म्यू इंटू 100, या इसको मैं लिखूं तो इसका वैल्यू मेरे पास कितना आया प्लस माइनस 0.015 इंटू 100, यानी आपके पास जो फाइनली त्रुटि आती है वो आती है 1.5%। यानी छात्रों ने जो भी प्रयोग किया था पानी के अपवर्तनांक के लिए, उसके लिए हमने त्रुटियों की बात की, जिसमें से हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट जो है वो 1.5% त्रुटि के रूप में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज हमने त्रुटि का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम इस त्रुटियों को ही उसमें आगे बढ़ाएंगे और हम त्रुटियों का संयोजन करना सीखेंगे, और संयोजन करने के बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, आपको लग रहा है कि भाई ये एग्जाम्पल एक समझने के लिए है, लेकिन एक पिछले 2 सालों के पहले अगर कोई पेपर देखें तो एक बड़े एग्जाम में यहीं से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी बच्चे उसमें फंस गए थे। तो इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, और इस पर आपको खुद से भी प्रॉब्लम्स निकालनी है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, आपको यथासंभव उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।